नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का पहला चैप्टर आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं क्लास का, तो ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, ठीक ना। हिस्ट्री का पहला चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव है वो हम देखेंगे। जो भी प्रश्न होंगे वो सब एनसीईआरटी यानी बीटीसीबीएल सरकारी किताब जो होता है उससे होगा, ठीक ना। तो आप लोग तैयार हो जाएं। जिन बच्चे को भी अगर थोड़ा ऑब्जेक्टिव करने में कठिनाई हो रहा है, इस वीडियो के बाद आपके सारा कठिनाई दूर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। वो व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। तो याद होगा नेपोलियन बोनापार्ट जो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ही जर्मन राज्य राइन राज्य का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी, ठीक ना। यूरोप में जो राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी वो कब हुई थी आपको बताना है, ठीक ना। तो ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे पहली अभिव्यक्ति हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1889 की फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है यूरोप का मरीज। क्या प्रश्न है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। याद होगा कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेटरनिक का पतन। मेटरनिक युग भी था और मेटरनिक का पतन भी था, आपको पता होगा। मेटरनिक का पतन जो है वो किस वर्ष हुआ आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। मार्च में हुआ था 1848 में, अप्रैल 1848 में हुआ था, या मई 1848 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 1848 में मेटरनिक का पतन जो है से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो याद होगा बुर्बो जो वंश है, बुर्बो राजवंश जो था, उसकी स्थापना जो है वो वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है। कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। आपको वो देश का नाम बताना है जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। एकीकरण का मतलब होता है एक होना, ठीक ना। एकीकरण के विरुद्ध था, ठीक ना। तो इसका सबसे बड़का जो था देश, उसका नाम था ऑस्ट्रिया, ठीक ना। यही दोनों के विरुद्ध खड़ा था, जिस वजह से वो दोनों का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न मेजनी का जो संबंध है किस संगठन से होगा। उस संगठन का नाम बताना है जिस संगठन से मेजनी का संबंध था। तो इसका जो है कार्बोनरी, ठीक ना, ये कार्बोनरी से संबंध जो है से मेजनी का संबंध किससे था, कार्बोनरी से। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। चलिए अब ठीक है। जालबेरिनी एक संस्था है किसकी, व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की, समानतों की, ठीक ना। तो जालबेरिन जो है एक संस्था है जो कि क्या किसकी, व्यापारियों की संस्था है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि 1829 की एंट्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। आपको वो देश का नाम बताना है जिस देश के साथ 1829 में एंट्रियानोपोल की संधि हुई थी। आपका ऑप्शन है हंगरी, तुर्की, यूनान और पोलैंड। तो याद होगा 1829 और एंट्रियानोपोल की संधि, ठीक ना, ये तुर्की के साथ हुई थी। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा बी, तुर्की। नेक्स्ट प्रश्न है थोड़ा हल्का जूम आउट करते हैं ताकि प्रश्न पूरा दिखे। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 10। काउंट काबूर, नाम जरूर सुने होंगे। काउंट काबूर को विक्टर एनुमुलन ने किस पद पर नियुक्त किया था, वो पद के नाम बताना है। तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री के पद पर इसको नियुक्त किया गया था। काउंट काबूर को विक्टर एनुमुलन ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर इसको नियुक्त किया। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है गेरीबाल्डी, ठीक ना। ये गेरीबाल्डी जो है ये पेशे से क्या था। गेरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो ये पेशे से नाविक था, नाव चलाता था, ये एक नाविक था पेशे से, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12, चलिए प्रश्न 12 कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। इटली और जर्मनी के जो महादेश हैं उसका नाम हमको बताना है। चलिए तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो यूरोप।
अभी भी जो है यूरोप में इटली और जो एक जर्मनी जो है वो अभी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है यूरोप महादेश, यानी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आपको बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन है वो कौन किया था, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। प्रश्न नंबर 14। चलिए प्रश्न 14 क्या कह रहा है समझेंगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? आपको वो देश का नाम बताना है जिस देश का जो यूरोप वासियों का, ठीक ना, किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा यूरोप वासियों के लिए, ठीक ना। तो यूनान का जो ज्ञान विज्ञान है, ठीक ना, और साहित्य है वो यूरोप वासियों के लिए क्या रहा? प्रेरणा स्रोत रहा। चलिए प्रश्न देखते हैं 15 फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो कब हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, आपको याद रखना है। कब? 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। नेक्स्ट प्रश्न। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं और मैं फटाफट प्रश्नों को करने का प्रयास करता हूं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। चलिए अगला है, मैं पूरा ऑप्शन को ले लेता हूं ताकि ठीक रहेगा। चलिए पूरा ऑप्शन आ गया। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध, सेडवा का युद्ध और क्रीमिया का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ यानी संभव हुआ? तो याद रखना सेडान का जो युद्ध है, राइट आंसर हो जाएगा बी। सेडान का जो युद्ध है उस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, पूरा मैं प्रश्न को ले लेता हूं। अगला जो प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप का नाम बताना है कि यंग यूरोप का स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे। यंग यूरोप नाम से स्पष्ट है कि यंग यूरोप जो है मेजनी के द्वारा किया गया था। स्थापना यंग यूरोप की स्थापना कौन किया था? मेजनी किया था। चलिए प्रश्न 18 देखते हैं क्या है। यंग इटली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी मेजनी के द्वारा ही किया गया था यंग इटली की स्थापना। दो प्रश्न है देख लीजिए, एक यंग यूरोप और एक यंग इटली, ठीक ना। दोनों का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेजनी हो जाएगा। आप याद रखना है इसका भी मेजनी होगा, यंग इटली मेजनी। प्रश्न नंबर 19 आसान प्रश्न है। सिडोन का युद्ध कब हुआ था? आपको ये बताना है कि जो सिडोन का युद्ध है वो कब हुआ था, आपको साल बताना है, ठीक ना। इसका 1880 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिडोन का जो युद्ध हुआ था वो 1880 में हुआ था। ऑप्शन 1880 यानी ऑप्शन सी 1800 मिस्टेक हो गया। 1870 जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा कर लीजिए। 1870 में सिडोन का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कभी कभी कोई प्रश्न ऐसा हो जाता है, ठीक ना, माइंड मिस्टेक। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और दोनों यानी फ्रांस और पर्सा के बीच जो है से युद्ध हुआ था, और युद्ध कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन है सिडोन में, सिडोवा में, साइडाइन में, फ्रैंकफर्ट में, ठीक ना। तो याद रखना ये दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वो सिडोन में युद्ध, इसलिए सिडोन का युद्ध भी कहा जाता है। सिडोन में इसका युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 21 आसान प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? आपको बताना है वर्ष, जो जिस वर्ष वियना सम्मेलन हुआ था। 1815 आपको याद रखना। 1815 जो है से वियना सम्मेलन का डेट है, ठीक ना, साल है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22 क्या देखें। चलिए 22 में कहता है कि वियना किस देश की राजधानी है? आपको ये बताना है जो वियना है वो किस देश की राजधानी है, आपको देश का नाम बताना है। तो वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपको वो वर्ष बताना है जिस वर्ष क्रीमिया का युद्ध हुआ था। साल याद रखना 1854,
जिस वर्ष क्रीमिया का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1854। क्रीमिया का युद्ध 1854, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर के बाद 24 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, ये इसका जो जन्म है वो कौन सी घटना है, ठीक ना, इस घटना से ही माना जाता है। तो आपको याद होगा कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक ना, इसी फ्रांस की क्रांति से, ठीक ना, इसकी अवधारणा पनपी, यानी राष्ट्रवाद का जो है जन्म जो है से हुआ इसी फ्रांस की घटना के बाद, यानी फ्रांस की क्रांति के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस की क्रांति। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है, समझिएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता जो है वो किस वर्ष लागू की गई थी, आपको बताना है। देखिए, इसका नेपोलियन संहिता लागू करने का श्रेय नेपोलियन को 1804 में जाता है, यानी इसका कब लागू हुआ था? 1804। राइट आंसर हो जाएगा डी, 1804। प्रश्न नंबर 26 आसान प्रश्न है। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, यानी वियना सम्मेलन में कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एल्बर्ट, मेटरनिक। तो आपको राइट जो जवाब होगा वो होगा डी, मेटरनिक जो है जो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था। प्रश्न नंबर 27 मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? जो मेटरनिक ने अपना व्यवस्था एक बनाया था उसका उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पूरा प्रश्न को ले लेते हैं। प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातत्व व्यवस्था की पुनः स्थापना करना और नेपोलियन की पुनः व्यवस्था का करना, ठीक है ना। तो देखिए जो पुरातन व्यवस्था थी, ठीक ना, उसको पुनः, यानी जो पुरानी व्यवस्था जो थी उसको पुनः स्थापना करने का मेन उद्देश्य था किसका? मेटरनिक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना। अगला प्रश्न है काउंट काबूर की मृत्यु। बताना है काउंट काबूर की जो मृत्यु है वो किस वर्ष हुई, से आपको वर्ष बताना है। तो याद रखना है 1862 में किसकी मृत्यु हुई थी? काउंट काबूर की मृत्यु, 1862 काउंट काबूर की मृत्यु। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा है, समझिएगा, देखिएगा। अगला प्रश्न है इटली, एक मिनट, इटली और जर्मनी का एकीकरण का विरोधी कौन था? ये प्रश्न हो चुका था, आपको याद रखना है, ठीक ना। ऑस्ट्रिया जो था वो दोनों का क्या था? विरोधी था। प्रश्न नंबर 30 देखना है, आसान प्रश्न है सबके सब। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? आपको ये बताना है कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो साल कौन सा था। तो 1871 साल को याद रखना है, ये जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में। पूछेगा जर्मनी का एकीकरण था 1871। नेक्स्ट प्रश्न है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? आपको बताना है जो लाल कुर्ती है उसका गठन कौन किया था। तो याद रखना है गैरीबाल्डी के द्वारा लाल कुर्ती का गठन किया गया था, यानी बाल्डी आपका लाल है तो समझना गैरीबाल्डी लाल कुर्ती का गठन किया था, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 ज़ेल्वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको वर्ष बताना है जिस वर्ष में ज़ेल्वेराइन संघ की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1834। नेक्स्ट प्रश्न 33 क्या कहता है, समझिएगा। गॉस्टिन की जो संधि हुई है, ठीक ना, वो किस वर्ष हुई? आपका वो वर्ष बताना है जिस वर्ष गॉस्टिन की संधि हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1865 में जो है गॉस्टिन की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1865 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? पालना, ठीक ना, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो याद रखना है यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, यूनान। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, समझिएगा। इंडिया निपोल की जो संधि हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? आपको वो वर्ष बताना है जिस वर्ष में इंडिया निपोल की संधि हुई थी, ठीक ना। तो ये 1829 में इंडिया निपोल की संधि हुई थी। याद रखना है कब? 1829 इंडिया निपोल की संधि। प्रश्न नंबर है 36 क्या कहता है, समझेंगे। सिडॉन का युद्ध
किनके बीच हुआ था? आपको ये बताना है वो दो देश, जिन दो देश के बीच सिडॉन का युद्ध हुआ था। तो याद रखना है कि फ्रांस और पर्सा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस और पर्सा के बीच में सिडॉन का युद्ध हुआ था। क्या याद रखना है? सिडॉन का युद्ध, फ्रांस और पर्सा के बीच सिडॉन का युद्ध। प्रश्न नंबर, आगे बढ़ते हैं 37 की तरफ। 37 प्रश्न क्या कहता है? किस वर्ष यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? आपको ये बताना है कि कौन सा वो वर्ष था जिस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ठीक ना? साल बताना है। देखिए 1800, याद रखना 1832 का जो साल था, इसी साल यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1832। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 38 नंबर नेक्स्ट प्रश्न है। 38 नंबर, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपको ये बताना है कि जो कौन सा ऐसा संधि था जिस संधि में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक ना? तो आपको पता होगा कि जो फ्रैंकफर्ट की संधि है, इस फ्रैंकफर्ट की संधि में ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। ठीक ना? राइट आंसर होगा डी, फ्रैंकफर्ट की संधि। प्रश्न नंबर 39 कहता है कि हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। याद ही होगा, ये तो जबान पर है आप लोग का। ठीक ना? हंगरी की राजधानी कहाँ? बुडापेस्ट। ये सब प्रश्न में तो कोई जान ही नहीं। चलिए गीजो के बारे में जानते हैं। कहाँ का ये प्रधानमंत्री था? आपको वो देश का नाम बताना है जिस देश का प्रधानमंत्री गीजो था। ठीक ना? गीजो और फ्रांस दोनों का रिलेशन है, इसीलिए गीजो फ्रांस का क्या था? प्रधानमंत्री था। पूछेगा कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का प्रधानमंत्री था ये। ठीक ना? प्रश्न नंबर 41, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, आप लोग चिंता नहीं करें। ठीक ना? जो ही प्रश्न है आसान प्रश्न है और आपकी एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है, सरकारी बुक से लिया गया प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न जो है वो VVI, आपको याद रखना है, सारे के सारे प्रश्न जो है वो VVI प्रश्न है। ठीक ना? जितने भी प्रश्न है VVI प्रश्न है, सारे प्रश्न को आप एक बार देख लीजिएगा, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाला है। चलिए, सिडॉन का युद्ध किनके बीच हुआ था? वो दो देश का नाम बताना है जिस देश के बीच सिडॉन का युद्ध हुआ था। दो देश याद रखना है, एक ऑस्ट्रिया और दूसरा पर्सा। ये दोनों के बीच में सिडॉन का युद्ध हुआ था। याद रखना है, सिडॉन का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा। प्रश्न नंबर 42 और ये आज का अंतिम प्रश्न है। आशा उम्मीद करेंगे कि आपको सारे प्रश्न का जवाब आता हो। ठीक ना? और आप सारे प्रश्न को एक बार याद कर लीजिएगा, एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? आपको बताना है जो ओटो जो था वो कहाँ का राजा था। ठीक ना? ऑप्शन है आपका रूस का, यूनान का, फ्रांस का और जर्मनी का। ठीक ना? ये चारों में से कौन इसका राइट आंसर होगा? तो याद रखना है जो ओटो जो थे वो यूनान के राजा थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूनान के राजा। आशा उम्मीद करते, अभी तक मैंने आपको 42 प्रश्न, 42 मोस्ट VVI प्रश्न हम लोगों ने देखा 42 को, और आप 42 के 42 प्रश्न इसको याद कर लीजिए। आएंगे जो भी प्रश्न आएंगे यहीं से आएंगे, इसलिए इसको आप जरूर एक बार देख लीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ।